नमस्कार साथियों, मैं पंकज सर और फ्री क्लासेस में एक बार फिर सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सामान्य ज्ञान के अंतर्गत संविधान से संबंधित हम एक वीडियो लगातार आपके लिए बना रहे हैं। उसी क्रम में ये हमारा 12वां वीडियो है। इससे पहले हम 11 वीडियो बना चुके हैं। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप लोगों को जब भी हम डालें तब प्राप्त होते रहें। कोशिश हमारी ये है कि हम हर दिन एक नया वीडियो के साथ आपसे रूबरू हों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राष्ट्रपति पर है। राष्ट्रपति से पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, इससे पहले जो 11वां वीडियो था उस पर राष्ट्रपति के बारे में बनाया गया था। उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक क्या प्रावधान राष्ट्रपति से संबंधित है और राष्ट्रपति के पास क्या क्या प्रोसेस होती है बनाने की, उनको चुनने की, या क्या क्या शक्तियां और देने की। आज की इस वीडियो पर हम खुलकर राष्ट्रपति की शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में बताएंगे। यह हमारा 12वां वीडियो है। देखो, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए डायरेक्ट वीडियो चालू करता हूं। आज हम जो बताएंगे उस पर बात करते हैं। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों पर बात करेंगे। राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि राष्ट्रपति की व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 52 से 62 तक है। उसमें सारे प्रावधान किए गए। राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाता है, राष्ट्रपति शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को पेमेंट कैसे मिलता है, राष्ट्रपति कार्य कैसे करता है। अब इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि राष्ट्रपति को शक्तियां कैसे प्राप्त है। तो पहली शक्तियों में लेके जाता हूं आपको डायरेक्ट नियुक्ति संबंधी शक्तियां। सेंट्रल गवर्नमेंट पर जितनी भी बड़ी बड़ी भर्तियां हैं, सब पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के तौर पर, या बोलो कि लोकसभा में सत्ता दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। मंत्री परिषद के रूप में सारे के सारे मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा अगर मैं आपको जुडिशरी में ले चलूं तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो कि स्टेट पर काम करते हैं, उनके मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, जिसको महान्यायवादी कहते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आयोग बनाए जाते हैं जो कि संवैधानिक आयोग हैं, इन पर अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे पदों पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। जैसे कि अगर राज्य में लेके जाएं तो राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ये इसका जो पावर है, जो नियुक्ति संबंधी कर्तव्य, या बोलो कि ये राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी अधिकार है। दूसरी बात करूं तो सेना पे चलते हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हेड होता है तीनों सेनाओं का, थल सेना, जल सेना, वायुसेना। तीनों सेनाओं के बड़े हेड पदों पर नियुक्तियां राष्ट्रपति के सिग्नेचर से होती है। और एक और चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ सर्वोच्च सेना नायक होता है। सर्वोच्च सेना नायक होने के नाते राष्ट्रपति के लिखित आदेश के बगैर सेना अपने स्थान से टस से मस नहीं हो सकती। ये इसकी सैन्य शक्ति से चलते हैं। तीसरी, विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां सबसे पावरफुल शक्तियां। जैसा कि हमें मालूम है कि हम लोगों ने संसदात्मक व्यवस्था अपना रखी है। संसदात्मक व्यवस्था में संसद होती है। संसद के पास सारे पावर्स होते हैं संघ सूची और संवर्ती सूची पर कानून बनाने के। संसद का अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। संसद में दो सदन प्लस एक राष्ट्रपति मिलकर अंग बनते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों अंगों से लोकसभा संसद तैयार होती है। अब संसद के लिए विधायी शक्तियों में बात करूं तो संसद का सत्रावास करना, अर्थात संसद को समाप्त करना किसी सत्र को,
संसद को भंग करना यानी लोकसभा को भंग करना, ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। सत्र बुला सकता है, सत्र समाप्त कर सकता है, लोकसभा भंग कर सकता है। लोकसभा भंग करने का आर्टिकल 85 के थ्रू ये लोकसभा को भंग कर सकता है। इसके अलावा लोकसभा का पहला नया, जैसे नई सरकार आती है, नई सरकार आए तो पहला सत्र दोनों सभाओं को बुलाकर संबोधित कर सकता है, तो करता भी है। प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों को बुलाकर संबोधित करता है, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में। ठीक है। इसके अलावा विधायी शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बगैर कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। कोई भी विधेयक कानून का रूप धारण नहीं कर सकता। विधायी शक्तियों के अंतर्गत एक और शक्ति आती है राष्ट्रपति के पास है, जो कि कई विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के परामर्श के बगैर आप संसद में नहीं ला सकते। जैसे यदि किसी राज्य का सीमा बढ़ाना है या राज्य को एक राज्य से 2 राज्य बनाना है या किसी के क्षेत्र अधिकार में कमी करना है या बढ़ाना है, ऐसे कोई विधेयक लाने हैं तो पहले आपको राष्ट्रपति की सिफारिश पर डालना होगा। धन विधेयक आर्टिकल 110 में देते हैं, मनी बिल बोलते हैं जिसको। धन विधेयक है या नहीं इसका डिसीजन लेता है स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन धन विधेयक अगर हो जाएगी ये धन विधेयक है तो धन विधेयक बिना राष्ट्रपति के परामर्श से या उसके द्वारा परामर्श के बिना संसद के पटल पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा विनियोग विधेयक छोड़ देते हैं अपन, आर्टिकल 117 पे चलते हैं। आर्टिकल 117(1) और 117(2) संचित निधि से अगर खर्चा करना चाहते हैं तो ऐसे संबंधित धन विधेयक राष्ट्रपति के बिना परमिशन के नहीं आएंगे। किसी राज्य में विवाद हो या मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद से संबंधित कोई विधेयक लेके आना है तो राष्ट्रपति के परामर्श से आता है। ये इसकी विधायी शक्तियों में आता है, इसकी विधायी शक्तियां। मैं आपको और थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। चौथे नंबर पे लेता हूं अध्यादेश जारी करने की शक्ति, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी हुई है। अध्यादेश क्या होता है वो बता देते हैं पहले आपको। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, संसद का सत्र समाप्त हो गया है और उस दौरान किसी आकस्मिक रूप से कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर लेता है। आर्टिकल 123। अध्यादेश एक कानून होता है और अध्यादेश कानून के रूप में वैसे ही काम करता है जैसे कि अन्य विधेयक कानून रूप धारण करने के बाद भारत के अंदर करते हैं। अब इसकी वैलिडिटी बोलते हैं कि कब से कब तक रहेगा, तो कहते हैं कि 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं हो सकता, तो 6 महीने। और ये बोला जाता है कि जैसे ही सत्र चालू होगा तो उसके 6 सप्ताह के अंदर इसे परमिशन मिलनी चाहिए। 6 महीने 6 सप्ताह इसकी अधिकतम ड्यूरेशन होता है अध्यादेश का। फिर से बोल रहा हूं, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखता है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। 572 आर्टिकल लेते हैं, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां दी गई हैं। क्षमादान का उपयोग राष्ट्रपति राष्ट्रपति भारत लेवल पर, भारत के सेंट्रल लेवल पर ऐसी क्षमादान शक्ति का उपयोग किसी भी विषय पर कर सकता है। खास तौर पर सेंट्रल से संबंधित मामला हो या फिर कोई आपराधिक यानी कि रासुका लगी है या किसी को मृत्युदंड दे दिया गया है उस पर, मृत्युदंड पर, सेंट्रल से संबंधित किसी मामले पर, या फिर आतंकवादी निरोध किसी उसके अंतर्गत किसी को सजा दी गई है तो उसमें राष्ट्रपति अपनी आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान दे सकता है। हमारे देश में मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार मात्र राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 72 के तहत। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का उपयोग 3 तरीके से करता है। एक होता है लघुकरण, इसमें ना कम की जाती है और कई बोलते हैं रूप ही बदल दिया जाता है। जैसे कि इसको ले लेते हैं कि अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उसको आजीवन कारावास कर दिया। ठीक है। दूसरा इसमें आता है निलंबन में प्राकृतिक चेंज, दूसरा आता है इसमें परिहार में इसको प्राकृतिक चेंज की जाती है इसकी कि कठोर कारावास दिया गया था तो कठोर कारावास के बाद अगर आपको देना चाहते हो तो 3 साल का कठोर कारावास था तो उसकी प्रकृति कम करके उसको 1 साल का कठोर या सामान्य कारावास कर दिया जाता है।
ठीक है ना। निलंबन, निलंबन मतलब सजा माफ कर दी जाती है। एक और होता है प्रिलंबन। प्रिलंबन में क्या होता है, प्रिलंबन का उपयोग हमेशा मृत्युदंड पर ध्यान दिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है तो मृत्युदंड को या तो माफ कर दिया जाता है या उसको परिहार के सॉरी निलंबन के लघुकरण के दौरान कम कर दिया जाता है। कम कैसे करेंगे कि मृत्युदंड को या तो आप कम कर देंगे सजा, तो आजीवन कारावास कर देते हैं या कुछ सालों की सजा दे देते हैं। और अगर आप वैसे नहीं जा रहे हैं तो मृत्युदंड को डायरेक्ट माफ कर दिया जाता है। जब माफ कर दिया जाता है तो प्रलंबन कहलाता है। तो ये आर्टिकल 72 में लिखी है संविधान में, संविधान के आर्टिकल 72 में लिखी है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अब लगते हैं हम छठे पे चलते हैं। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो किसी विधेयक या किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, परामर्श मांग सकता है, आर्टिकल 143 के तहत। अब एक और चीज लिखी हुई है यहीं पर कि ना तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है, और यदि ये सुप्रीम कोर्ट उसे परामर्श दे दे तो राष्ट्रपति उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह आर्टिकल 143। अगला ले लेते हैं हम लोग, 7 पे चलते हैं। अब अगर हम इस पे लेके जाएं अगला इसका अधिकार, तो इस पे लिखा है मनोनयन की शक्ति। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को आर्टिकल 80(3) के तहत राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो मनोनीत या मनोनयन की शक्ति यहां पर दी हुई है इसमें। और हाँ, मनोनीत में एक और पावर थी इनके पास आर्टिकल 331 के तहत कि दो आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति या उनको मनोनयन या चयन करके लोकसभा में बिठाया जा सकता था, परंतु वो आर्टिकल संविधान संशोधन 104 द्वारा वो पूरी व्यवस्था को हटा दिया गया। वर्तमान में तो ये कह सकते हैं कि राज्यसभा में 12 सदस्यों, कितने 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के फील्ड से। ठीक है, ये आर्टिकल 80(3) में दी गई है, ये इसकी मनोनयन की शक्ति है। अगली शक्ति आती है राष्ट्रपति की वीटो पावर। अब वीटो पावर क्या है वो भी बता देते हैं आपको कि होता क्या है। यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आ रहा है, राष्ट्रपति उस विधेयक में अपने परामर्श देने में 3 प्रकार के शक्तियों का उपयोग करता है। देखिए, यदि उसको देना है तो वो तो दे ही दिया, अगर रोकना चाहता है तो वीटो का यूज होता है। रोकना चाहता है तो वीटो का यूज होता है। एक वीटो में वो बोल सकता है राष्ट्रपति कि मैं इस पर परमिशन अभी नहीं दे रहा हूं और मैं इस पर परमिशन नहीं दूंगा, और साफ मना कर सकता है परमिशन देने से कि मैं इस विधेयक पर परमिशन नहीं दूंगा और नहीं दे रहा, अर्थात ये विधेयक हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए या फिर वापस लौटा दो, खत्म कर। तो इस प्रकार के विधेयक कैसे होते हैं वो भी बता देते हैं। ऐसा कोई विधेयक जो कि गैर सरकारी सदस्यों द्वारा लाया गया हो, उस पर राष्ट्रपति इस प्रकार के वीटो का उपयोग कर सकता है कि परामर्श मतलब परमिशन देने से मना कर सकता है। दूसरा एक और टर्म आता है, यदि कोई सरकार है, मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल ने एक विधेयक पारित किया, लोकसभा से निकल आया, राज्यसभा से ले आया, लेकिन राष्ट्रपति की सिग्नेचर नहीं हो, उस दौरान उनने त्याग पत्र दे दिया या उनकी सरकार गिर गई, तो ऐसे विधेयक में अगर दूसरी नई सरकार आती है और वो राष्ट्रपति से परामर्श देती है कि इस प्रकार के विधेयक को समाप्त कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति उसे समाप्त कर देता है। ये इसका वीटो पावर में आता है। दूसरा जेबी वीटो। जेबी वीटो का उपयोग वैसे आज तक एक ही बार हुआ है। ज्ञानी जैल सिंह जी ने 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम वो जो था उसे अपने पास रख लिया था, जिसे उन्होंने कोई परमिशन दी भी नहीं थी, मना भी नहीं किया था कि मैं नहीं दे रहा हूं, वो परमिशन दी भी नहीं थी। इसको जेबी वीटो के नाम से जाना गया। एक होता है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में आपको राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। अब पुनर्विचार के लिए वापस लौटाने वाले विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते या वित्त से संबंधित विधेयक नहीं हो सकते। बाकी किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, लेकिन उसमें भी एक शर्त है कि यदि पुनर्विचार के बाद जो विधेयक लौटाया गया था संसद को, संसद यदि यूं का त्यों पारित कर वापस दे दे तो राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है।
ये इसकी वीटो पावर में आ जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, ये किसी भी विधेयक को समाप्त कर सकता है, दूसरा जेबी वीटो का उपयोग कर सकता है, तीसरा निलंबनकारी वीटो का उपयोग कर सकता है। एक और आर्टिकल आता है 201। आर्टिकल 201 के तहत यदि राज्यपाल किसी प्रकार के विधेयक को रोककर राष्ट्रपति के परामर्श के लिए रोकता है तो वह इस प्रकार के विधेयक पर अपने वीटो का उपयोग कर सकता है। राष्ट्रपति इसमें पूरा तक शक्तिशाली है। वह चाहे तो इसे समाप्त कर सकता है, वह चाहे तो लौटा सकता है, वह चाहे तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब अगर पुनर्विचार के बाद जो का त्यों आ भी जाए तो भी समाप्त करने की पावर होती है, उसको मानने के लिए ये बाध्य नहीं। ये कौन से विधेयक? जिस पर राज्यपाल ने राष्ट्रपति से परामर्श मांगा है, ठीक है। ये इसके वीटो पावर। अब वीटो पावर के बाद राष्ट्रपति के पास कुछ और शक्तियां होती हैं, जैसे यदि किसी विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा में आपसी सहमति नहीं बन रही है, तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन मिलाकर उसका निर्णय करवा सकता है, आर्टिकल 108 के तहत, ठीक है। अब थोड़ा सा राष्ट्रपतियों के बारे में थोड़ा सा और बता दूं। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश में लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे। बीबी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति रहे जिन्हें दूसरी वरीयता में चुना गया था। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहली बार तो चुनाव हार गए थे, लेकिन दूसरी बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो वो निर्विरोध चुने गए। एकमात्र निर्विरोध चुना जाने वाला राष्ट्रपति है नीलम संजीव रेड्डी जी। पहली महिला राष्ट्रपति जो थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल मैडम थी। और आज के इस वीडियो में इतना ही काफी। अगला जो वीडियो लेंगे हम उसमें उपराष्ट्रपति के संबंध में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।